वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज आप लोगों के लिए मैं इक्विवेलेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बस उसका डिस्कस करेंगे, है ना। मतलब बहुत सारा इसमें कुछ पढ़ना होता है जिसको आपको रेडॉक्स रिएक्शन में बहुत कुछ पढ़ना होगा, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका मतलब लिटिल पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट के किसी भी क्वेश्चंस को जहाँ कहीं भी ऐसा कुछ इक्विवेलेंट टाइप का टर्म यूज हो रहा होगा तो उसको बनाने में हम लोग को आसानी हो, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए आपका इक्विवेलेंट मास कहने का सेंस होता है आपका, समझिए इस चीज़ को। मैं एक एग्जांपल से पहले स्टार्ट करता हूँ। जैसे देखिए आपका Fe है, ये H2SO4 से कंबाइन करेगा और कंबाइन करने के कारण आपका क्या होगा जी, आपका FeSO4 और प्लस H2। ये कहने का सेंस आपका हो गया जी कि इस कंपाउंड में H2SO4 मतलब H2 था और अब क्या आपका इस कंपाउंड में Fe है, मतलब H2 निकल गया। समझिए इस चीज़ को यहाँ पे कि H2 का यहाँ पे कि अरे इस कंपाउंड में H2 का कितना अमाउंट था आपका जी, तो 2.016 ग्राम, है ना। 2.016 ग्राम आपका क्या था, हाइड्रोजन का था। और यहाँ पे इसका कितना है, 56 ग्राम है। तो बताइए 56 ग्राम जो आपका Fe का है, देखिए H2SO4 में H2 प्रेजेंट था, उसको हटा करके और इसका आपका क्या हुआ, आपका ये Fe का आपका 56 ग्राम इंटर हो गया। कहने का सेंस है जो काम आपका यहाँ पे H2 कर रहा था उसको डिस्प्लेस किया है ना, उसको डिस्प्लेस किया है और आपको क्या खुद जाकर के एडजस्ट हो गया है। तो H2 के कितना मास को डिस्प्लेस कर दिया आपका जी, 2.016 ग्राम को, है ना। तो कहने का सेंस है कि यदि हम लोग बात करेंगे इसके बात करेंगे हम लोग कितना 2.16 ग्राम को जो है ना आपका वो Fe डिस्प्लेस किया है। मतलब 2.16 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट में आपका क्या है, Fe है। Fe का कितना है, 56 ग्राम है। समझ में आ रहा है ना आपका, मतलब 2.016 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट में आपका क्या है, जब का ये है। मतलब जो काम ये कर रहा था आपका हाइड्रोजन का इतना ग्राम, वो आपका काम आप क्या कर रहा है आपका जी, ये कर रहा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो बताइए। इसके 1.088 ग्राम के लिए Fe का कितना अमाउंट आपका रिक्वायर्ड होगा जी, तो कितना होगा 56, इसमें 2 से डिवाइड किए तो कितना 28 ग्राम। मतलब हाइड्रोजन के 1 मोल, है ना, हाइड्रोजन के 1 मोल एटम के मास के लिए आपका आयरन का कितना मोल आपका क्या होगा, मास का जरूरत पड़ेगा, तो 28 ग्राम। अरे समझ में आ रहा है ना आपका, फिर से मैं बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन के 1 मोल एटम के मास के लिए आयरन का कितना मास का रिक्वायरमेंट होगा, तो 28 ग्राम। तो यही आपका 28 ग्राम जो आपका हो गया वो आपका आयरन का क्या होगा, इक्विवेलेंट मास हो गया। मतलब ये जो आपका मास हो गया, ये 28 ग्राम जो आपका होगा वो हाइड्रोजन के इतने मास के इक्विवेलेंट हो गया आपका, है ना। यही आपका क्या होता है, इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका डेफिनेशन लिखते हैं। बाकी अभी उतना अच्छा समझ में यदि नहीं आया होगा तो आपको डेफिनेशन से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बताते हैं आपको। देखिएगा, इट इज अ नंबर ऑफ पार्ट बाय मास ऑफ एलिमेंट which combine or displace directly or indirectly 1.008 part by mass of hydrogen or 35.5 parts by mass of chlorine or 108 parts by mass of सिल्वर 86। समझिए आपका क्या होगा, इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एलिमेंट। मतलब किसी भी एलिमेंट का इतना मास, यानी इतना मास जो क्या करेगा, कंबाइन करेगा या फिर डिस्प्लेस करेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। किसको जी आपका, तो हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के 1.008 पार्ट्स ऑफ मास को कंबाइन करे, उससे कंबाइन कर लेगा या फिर क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है ना। ठीक है, अब आपका फिर बोलिए आपका, देखिए नेक्स्ट आपका,
और 35.5 पार्ट्स बाय मास ऑफ क्लोरीन, है ना। क्लोरीन के 35.5 पार्ट्स को से कंबाइन करेगा या तो आपका एलिमेंट, या फिर क्या करेगा, इतने मास को डिस्प्लेस कर देगा। समझ में आ रहा है ना आपका। ये क्या है आपका इक्विवेलेंट मास, क्या आपका इतना मास है किसी भी एलिमेंट का, इतना मास है जो क्या करेगा ना आपका हाइड्रोजन के इतना मास से कंबाइन या तो कर लेगा या फिर उसको डिस्प्लेस कर देगा। अभी देखे थे आप कि आयरन का 56 ग्राम 2.016 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा था, है ना। तो हाइड्रोजन के कितने, हाइड्रोजन के 1.008 मास को कितना उसका मास डिस्प्लेस करेगा जब का, तो 28 ग्राम। तो 28 ग्राम आपका क्या होगा, उसका इक्विवेलेंट मास होगा। वही चीज़ तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन के केस में आपका सेम होगा, आपका कितना 35.5 पार्ट्स बाय मास को या तो डिस्प्लेस करे या फिर कंबाइन करे, या फिर आपका क्या होगा सिल्वर के 108 पार्ट्स बाय मास से या तो कंबाइन करेगा या तो डिस्प्लेस करेगा। तो वही आपका जो अमाउंट होगा आपका जी, वो क्या आपका होगा, उसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। अब चलिए एग्जाम्पल में दिखाते हैं आपको। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा आप लोग। जैसे एक एग्जाम्पल ये कुछ इस तरह का है, Na, है ना, और ये HCl, ठीक, या मान लीजिए हाँ ठीक ही है HCl। ये मान लीजिए आपका इससे कंबाइन करता है और NaCl में कन्वर्ट होता है। अब बताइए हाइड्रोजन एक निकलेगा, तो एक हाइड्रोजन तो निकल नहीं सकता है, 2 हाइड्रोजन को निकलना पड़ेगा। इस तरह से निकला आपका, है ना। Na को सोडियम को HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या आपका होगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। अब समझिए यहाँ पे समझिए आपका एक सोडियम का मास कितना होता है, 23 ग्राम होता है। तो बताइए आपका क्या होगा जी, 2 सोडियम का मास कितना होगा, 46 ग्राम होगा ना। तो 46 ग्राम यहाँ पे क्या कर रहा है आपका जी, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1.008 ग्राम, मतलब ये 46 ग्राम क्या कर रहा है, इतना मास को डिस्प्लेस कर रहा है। यहाँ पे बोल सकते हैं 46 ग्राम ऑफ सोडियम डिस्प्लेस 2 into 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। देयरफॉर क्या आपका होगा जब का, तो 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड बाय, है ना। तो बताइए आपका क्या होगा, इतना ग्राम आपका हाइड्रोजन का डिस्प्लेस हो रहा है किसके द्वारा, जबका 46 ग्राम के द्वारा, है ना। तो बताइए आपका क्या होगा जी, आपका 1.008 ग्राम को हटाते हैं, ठीक है ना, या चलिए रहने देते हैं, है ना। 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डिस्प्लेस्ड बाय क्या आपका होगा 2 इंटू, या क्या कितना था आपका जी 46 था ना, तो 46/2 ग्राम मतलब कितना 23 ऑफ सोडियम। तो यही आपका 23 जब का हो गया वो इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम हो गया, है ना। यही आपका क्या हुआ जब का 23 जब का हो गया वो इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, एकदम बात समझ आ रही है आपको। यहाँ पे इक्विवेलेंट मास देखिए, आपको ग्राम जो मैं लिखने से कतरा इसलिए रहा था ना, क्योंकि आपका क्या होगा, ये जो इक्विवेलेंट मास होता है वो इक्विवेलेंट मास AMU में होता है, और ग्राम इक्विवेलेंट मास होता है ना आपका ग्राम में होता है। ध्यान रखिए इस चीज़ को, है ना। इक्विवेलेंट मास आपका क्या होता है, आपका AMU में होता है, और ग्राम इक्विवेलेंट मास आपका क्या होता है, ग्राम में होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो आप लोग उसको जल्दी से नोट करिए। अब हम कुछ फॉर्मूला में लिखने जा रहा हूँ, ठीक है ना, नोटिस को कीजिए जल्दी से। देखिए कुछ रिलेशन होता है, हर जगह तो इस तरह से आप तो निकाल नहीं सकते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा इसे निकालना। तो कुछ रिलेशन होता है, बता देते हैं आपको। रिलेशन बिटवीन वैलेंसी एंड इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट को हम लोग EQ डॉट लिखा करेंगे ऐसे, ठीक है ना। तो देखिए तब का क्या होगा, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होगा आपका इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू आपका होगा एटॉमिक मास बाय वैलेंसी फैक्टर, है ना। वैलेंसी फैक्टर, या इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखा करते हैं N फैक्टर। अब समझिए N फैक्टर होता क्या है, पहली बार शायद आप लोग सुन रहे होंगे, है ना। देखिए N फैक्टर और
वैलेंसी फैक्टर, ये लिखने का मतलब आपका होता है, ये आपका इसका मीनिंग होता है आपका वैलेंसी फैक्टर का मीनिंग आपका होता है ये, या तो वैलेंसी, ठीक है, या फिर आपका क्या होगा जिसका नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, या फिर बोल सकते हैं आपका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यही सब आपका हो सकता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। तो ये आपका क्या होगा, एन फैक्टर जो आपका होगा, या तो वैलेंसी हो सकता है, या फिर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या फिर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हो सकता है, या फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से निकाला करेंगे। अब एग्जाम्पल्स में आपको दिखाते हैं, एग्जाम्पल में देखिएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम इज, देखिए तो सोडियम का हम लोग इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम, तो उसको हम लोग ऐसे करके रिप्रेजेंट करेंगे ENA। तो क्या होगा आपका जी, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम और डिवाइडेड बाय क्या आपका वैलेंसी फैक्टर। तो देखिए एटॉमिक मास आपका सोडियम का होता है 23 AMU होता है, ठीक है ना, और इसका सोडियम का जो वैलेंसी होता है ना वो 1 होता है, ये बात सबको पता होगा, ठीक है। तो कितना होगा 23 AMU, यही आपका क्या निकल के आ गया जब का ENA, मतलब इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम जो आपका निकल के आ गया वो 23 AMU निकल कर आ गया, ठीक है ना। और भी आप देख सकते हैं, बहुत सारा होगा आपका एग्जाम्पल्स। देखिए आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हम लोग निकालना चाहते हैं मैग्नीशियम का निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम का निकालना चाहेंगे तो क्या आपका होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास मैग्नीशियम का कितना होता है 24 होता है, और बाय वैलेंसी फैक्टर, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है आपका 2 होता है ना, तो 2, तो यहाँ से देखिए तो आपका कितना आ गया 12 AMU, इस तरह करके आ गया है ना। तो इस तरह करके क्या कर सकते हैं हम लोग जी, निकाल सकते हैं इसका इक्विवेलेंट मास। अब देखिए बहुत सारा ऐसा एलिमेंट है ना जिसका वैलेंसी फैक्टर जो होता है ना आपका वेरिएबल होता है ना, वैलेंसी फैक्टर आपका क्या होता है वेरिएबल। जैसे हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट की बात करेंगे तो डी ब्लॉक का एलिमेंट जो होता है आपका उसका वेरिएबल वैलेंसी होता है, तो वहाँ पे इस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, करना तो सही रहेगा, बट क्या होगा कंपाउंड पे डिपेंड करेगा, है ना, कम अलग अलग कंपाउंड में भी आपका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि आपका क्या होगा ये उसका जो वैलेंसी होगा ना वो कंपाउंड पे डिपेंड करेगा ना, अरे कंपाउंड में कि किस तरह के वैलेंसी के साथ वो कंबाइन किया है तो वहाँ पे उस तरह का लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ आपका होता है, ठीक। तो वैसे आपका क्या होगा, किसी अननोन एलिमेंट का भी क्या कर सकते हैं आप वैलेंसी फैक्टर निकाल सकते हैं, तो उसका कुछ मैथड है मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। Following methods for determination of equivalent mass, है ना। देखिए फर्स्ट आपका जो मेथड है वो है आपका हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, है ना, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। इस मेथड में क्या होगा जी, हम लोग ऐसे किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालेंगे जिसका रिएक्टिविटी क्या होता है आपका हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, और वो क्या कर सकता है हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं दिस मेथड इज अप्लाइड for those elements whose this method is applied for those elements whose chemical reactivity is greater than the hydrogen such that
they can displace the hydrogen from their compounds, है ना। कहने का सेंस आपका हो गया कि ये मेथड जो है हम लोग ऐसे एलिमेंट के लिए अप्लाई करेंगे जिसका रिएक्टिविटी क्या होगा, आपका हाइड्रोजन से ज़्यादा होगा, और वो इस तरह से क्या कर सकता है, हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो अब देखिए तब का क्या होगा, यहाँ पे जो हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट मास इक्वल टू जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो मास ऑफ एलिमेंट, है ना, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन और इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन, तो उसका होता है आपका 1.008। ठीक है, मास ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का कितना मास हाइड्रोजन के पार्टिकुलर मास को डिस्प्लेस कर रहा है ना। तो मान लीजिए आपका क्या होगा, कोई एलिमेंट है जिसका आपका पार्टिकुलर मास वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के पार्टिकुलर मास को डिस्प्लेस कर रहा है, तो जितना मास आपका एलिमेंट का यूज हुआ है उसको यहाँ लिखेंगे, और हाइड्रोजन का कितना मास डिस्प्लेस हुआ है जब का, तो उसको यहाँ लिखेंगे, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 1.008 से। यहाँ पे जिसमें जैसे हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट मास का से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन के इक्विवेलेंट मास का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, और ऑक्साइड फॉर्मेशन में आपका क्या होगा, सिमिलर। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल में देख लीजिए कि जैसे Fe है वो H2SO4 से कंबाइन किया था, आपको याद होगा, तो ये बनाएगा FeSO4 प्लस H2, और यहाँ पे देखिएगा आपका क्या होगा, यहाँ पे इसका 56 ग्राम है और इसका आपका क्या है जी, आपका 2.016 ग्राम है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि आयरन का इक्विवेलेंट मास कितना होगा, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए तो इक्विवेलेंट मास ऑफ आयरन जो निकालेंगे तो क्या निकलेगा, आयरन का कितना मास है 56 ग्राम, और आपका इसका हाइड्रोजन का कितना मास है 2.016 ग्राम, और फिर ये 1.008 से मल्टीप्लाई भी तो करना है, हो गया ना। तो यहाँ पे देखिए 2 हो गया आपका, ये कितना आपका आ गया 28 आ गया। तो उस टाइम में भी तो हम लोग निकाले थे ना जी, आपका 28 निकाले थे ना आंसर, है ना। कोई दिक्कत है, जिस टाइम में आपको डेफिनेशन भी नहीं बताए थे उस टाइम में, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग जी, निकालेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, और फिर मैं सेकेंड मेथड की ओर चलता हूँ। देखिए क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड, मतलब कोई आपका पार्टिकुलर एलिमेंट क्लोरीन से कंबाइन करके क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा तो वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखिए तो सेम यहाँ पे फॉर्मूला आपका उसी तरह का होगा आपका। देखिए तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा आपका मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ क्लोरीन और इंटू 35.5, है ना, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे समझिए, तो इसको आपका क्या होगा, ये मास ऑफ एलिमेंट जो हो गया ना आपका, वो क्या है आपका कि कितना मास एलिमेंट का कंबाइन किया है कितना मास ऑफ क्लोरीन से, क्या समझे, है ना। पार्टिकुलर मास ऑफ आपका क्लोरीन जो आपका होगा वो पार्टिकुलर मास ऑफ क्लोरीन, सॉरी पार्टिकुलर मास ऑफ एलिमेंट जो आपका होगा वो किसी पार्टिकुलर मास ऑफ क्लोरीन से कंबाइन किया होगा, तो आपका क्लोराइड का फॉर्मेशन किया होगा। इस पे बेस्ट आपका एग्जांपल देख लीजिएगा। देखिए, इफ अ क्लोराइड contains 60% mass of unknown element, then find the equivalent mass of, इसको हम लोग 71%, अच्छा ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट। देखिए कोई आपका क्या है अननोन, आपका क्या है क्लोराइड है ना, अननोन आपका क्या क्लोराइड है, ठीक है ना। इफ क्लोराइड है ना, क्लोराइड कहने का सेंस है, देखिए
कोई भी एलिमेंट आपका क्लोरीन से कंबाइन करेगा तो बनाएगा क्लोराइड, ठीक है ना। तो कोई भी आपका क्या है अननोन एलिमेंट एम है, अननोन एलिमेंट एम है, वो क्लोरीन से कंबाइन किया है तो क्या बना आपका क्लोराइड। तो पता नहीं इसका क्या होगा, वैलेंसी नहीं होगा, तो हम लोग MCl(X) लिख दिए। देखिए MCl(X) इसलिए लिखे क्योंकि आपको पता है कि किसी भी, जैसे हम लोग क्या करते थे, जैसे हम लोग को मान लीजिए H2O का फॉर्मेशन होता था, तो कैसे फॉर्मेशन होता था जी, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता था 1 होता था, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता था आपका 2 होता था, तो इस 2 को यहाँ करते थे और इस 1 को यहाँ करते थे, तो क्या बन जाता था आपका H2O, है ना, ऐसा बन जाता था। यहाँ पे भी सिमिलरली आपका ऐसा ही कुछ बात है कि यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि ये आपका क्या MCl(X) है ना, तो M का वैलेंसी नहीं ना पता है जी, तो M का वैलेंसी नहीं पता तो उसको X ले लिए, क्लोरीन का वैलेंसी हमको पता है तो उसको 1 ले लिए, तो ये 1 यहाँ पे चला गया और ये X यहाँ पे चला गया, तो क्या आपका हो गया MCl(X) हो गया ना आपका, कुछ इस तरह का। यही चीज़ आपका है कि कंपाउंड अपने मन से जो एज्यूम किए है वो इस तरह का एज्यूम किए, ठीक है। चलिए, तो MCl(X) आपका क्या है, कोई कंपाउंड है, ठीक है ना, क्लोराइड है, ये आपका क्या है क्लोराइड है। इसमें आपका क्या M जो है ना आपका क्या है एक पार्टिकुलर एलिमेंट है और उसका परसेंटेज जो दे रखा है आपका जी 60% दे रखा है। तो यहाँ पे लेट कर सकते हैं अपने मन से, आप लेट कर लीजिए, लेट मास ऑफ क्लोराइड इक्वल टू 100 ग्राम। आप अपने मन से ले लीजिए 100 ग्राम मास मान लिए, तो इसमें आपका क्या होगा जी मास ऑफ अननोन एलिमेंट इक्वल टू कितना होगा भाई 60% का होता क्या 60 ग्राम होगा, है ना। तो मास ऑफ क्लोरीन कितना आपका होगा जी आपका, तो 100 पूरा का पूरा मास था, तो उसमें से 60 ग्राम आपका क्या है अननोन एलिमेंट का, तो पक्का 40 ग्राम ही आपका क्या होगा क्लोरीन का होगा। कोई दिक्कत है, यहाँ पे दिख पा रहा है ना आप लोग को, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ जी, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखिए मास ऑफ क्लोरीन भी आपका निकल गया। अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा इक्विवेलेंट मास आपको चाहिए, इक्वल मास, तो इक्वल मास किसका जी आपका M का ना, तो क्या होगा उसका मास 60 ग्राम बाई क्लोरीन का कितना मास यूज हुआ आपका 40 ग्राम और इंटू 35.5, यही आपका जो भी इसको कैलकुलेट करेंगे तो वही आपका क्या होगा आंसर दे देगा। तो कुछ इस तरह का क्या होता है आपका बनता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, मैं इसको मिटा दूँ जी, बिल्कुल मिटा देता हूँ, ये सेकेंड था आपका, ठीक है। क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड हो गया। अब हम बात करते हैं ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड की। इसका नेक्स्ट वीडियो रहेगा आपका इक्विवेलेंट मास से रिलेटेड क्वेश्चंस का, ठीक है ना। ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड, इसमें भी आपका क्या होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इक्वल टू सेम फॉर्मूला, मास ऑफ एलिमेंट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन और इंटू 8 से इसलिए मल्टीप्लाई क्योंकि आपको पहले ही बताए थे कि यहाँ पे उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो ऑक्सीजन का है ना आपका इक्विवेलेंट मास होगा। देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है, और हम लोग क्या करेंगे इक्विवेलेंट मास किसी भी एलिमेंट का निकालने के लिए क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी 2 से नहीं, वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है 2 होता है, सब जानते होंगे, तो 2 से डिवाइड करके कितना आएगा आपका 8 आ जाएगा ना। क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है 1 होता है, तो 35.5 उसका एटॉमिक मास होता है, उसमें आप 1 से डिवाइड करते हैं तो 35.5 ही रह जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन का आपका क्या होता है वैलेंसी 1 होता है, तो आप उसमें क्या करेंगे 1.008 में आप 1 से डिवाइड करेंगे तो फिर भी आपका क्या वो उतना ही रह जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, तो फॉर्मूला आपका कुछ इस तरह का आ गया कि कितना एलिमेंट का कितना मास आपका क्या कर रहा है ना ऑक्सीजन के कितने मास से कंबाइन कर रहा है और फिर आपका क्या है वो मतलब ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देख लीजिए आपका, इफ एन ऑक्साइड contains 80% of unknown element, then equivalent mass of element equal to what। देख लीजिए ये भी बहुत ही आसान है आपका, लेट कर लीजिए ना, लेट मास ऑफ ऑक्साइड इक्वल टू 100 ग्राम, है ना। ऑक्साइड का मास आपका 100 ग्राम मान लिए, तो मास ऑफ
एलिमेंट क्या आपका हो जाएगा जी, जो अननोन एलिमेंट होगा वो 80% है ना, तो 80% मीन्स क्या है 80 ग्राम। और 80% कहने का सेंस है, परसेंट मीन्स क्या आपका 100 में से आपका क्या होगा 100 आउट ऑफ 80, ठीक है ना। तो आपका देखिए मास ऑफ ऑक्सीजन जो आपका हो जाएगा 20। तो बताइए क्या होगा, इक्विवेलेंट मास का जो फॉर्मूला होगा मास ऑफ एलिमेंट तो 80 ग्राम बाय मास ऑफ आपका क्या है ऑक्सीजन तो 20 ग्राम और इंटू 4। यहाँ से देखिए तो कितना आपका तो 16 निकल करके आ गया ना, 16 AMU में आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत है, यही आपका इक्विवेलेंट मास आपका हो गया। सिमिलरली देख लीजिए आपका, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। सिमिलरली सल्फेट फॉर्मेशन मेथड में भी कुछ ऐसा ही बात होगा। सल्फेट फॉर्मेशन मेथड में देखिए तो आपका क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू, सल्फेट कहने का सेंस होता है SO4 2-। अब बताइए आपका क्या होगा जी कि आयरन यदि इससे कंबाइन करता है FeSO4 2- से, तो ये क्या बनाएगा FeSO4 बनाएगा, ये आयरन सल्फेट बनाएगा ना आपका। तो इसी तरह के कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा आपका मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ SO4 2- और इनटू 48। ये 48 है क्या जी आपका इक्विवेलेंट मास ऑफ SO4 2- है। समझिए SO4 2- का आप जो निकालिएगा मास तो कितना निकलेगा 32 और प्लस 4 इंटू 16 मतलब कितना 96। आपको क्या बताया गया है, आपको क्या बताया गया आपका ये इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए, एटॉमिक मास एलिमेंट के लिए एटॉमिक मास और बाय वैलेंसी फैक्टर। तो आपका मान लीजिए आयन है तो क्या होगा आयनिक मास और बाय वैलेंसी फैक्टर, और वैलेंसी फैक्टर में आपको बताया गया कि अमाउंट ऑफ कितना चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, या फिर उसका आपका क्या वैलेंसी हो जाएगा या फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ चार्ज आपका 2 दिख रहा है ना, तो क्या करेंगे आप यदि 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा जो कि 48 निकल के आ जाएगा। तो ये 48 जो आपका हो गया इसका इक्विवेलेंट मास हो गया है ना। आपका SO4 2- का इक्विवेलेंट मास आपका कितना हो गया 48। इससे लोग क्या किए 48 से मल्टीप्लाई किए। हर जगह आपका क्या होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ नीचे वाला जो आपका एलिमेंट होगा या कुछ भी आपका सब्सटेंस होगा उससे मल्टीप्लाई किया करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है, तो फॉर्मूला आपका क्या होगा ये निकल करके आ गया। इससे बेस आपका उसी तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं अपने मन से डिजाइन करके। कोई दिक्कत है, सल्फेट फॉर्मेशन मेथड भी खत्म। नेक्स्ट आपका देखिएगा नेक्स्ट देखिए मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड है ना। मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड मतलब क्या होगा, जब का कोई पार्टिकुलर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा होगा तो वहां से ऐसा कुछ क्या रिलेशन होगा उसके इक्विवेलेंट मास में। यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या होगा, इफ M1 mass of one metal displaces M2 mass of other metal and whose equivalent masses are E1 and E2, देन देख लीजिए आपका एक मेटल होगा, कोई आपका एक मेटल होगा वन मेटल, उसका आपका M1 मास है ना मेटल 2 के है ना दूसरे मेटल के आपका क्या होगा जब का M2 मास को डिस्प्लेस करेगा उसके कंपाउंड से, ठीक है ना। एंड साथ ही साथ आपका क्या है कि दोनों मेटल का इक्विवेलेंट मास आपका क्या E1 और E2 है, तो क्या होगा, तो इस कंडीशन में कुछ रिलेशन इस तरह का आता है आपका E1 बाई E2 इज इक्वल टू M1 बाई M2, ऐसा कुछ रिलेशन आता है। कहने का सेंस आपका हो गया कि जिसका इक्विवेलेंट मास ज़्यादा उसका आपका क्या होगा मास भी आपका ज़्यादा होगा, है ना। जिसका इक्विवेलेंट मास कम उसका आपका मास भी कम, कुछ इसी तरीके का आपका क्या होगा रिलेशन आएगा। तो यहाँ से कर सकते हैं इसका एग्जांपल समझिए ना कुछ इस तरह का कि मान लीजिए आपका क्या होगा सोडियम का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं FeSO4 के साथ, तो ये क्या होगा आपका जी, तो ये क्या करेगा आपका Na2SO4 और प्लस Fe कुछ ऐसा इस तरह का कर लेगा। यहाँ पे देखिए तो इसका क्या आपका होगा 23 × 2 ग्राम,
है ना, इसका कितना 56 ग्राम को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, है ना, 56 ग्राम को डिस्प्लेस कर दिया। तो आप इस मास का जो रेशियो निकालेंगे ना, आप इस मास का जो रेशियो निकालेंगे वही क्या होगा आपका, उसके इक्विवेलेंट मास का भी रिलेशन हो जाएगा। मतलब क्या आपका होगा 23 × 2 डिवाइडेड बाई 56 इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम और इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe, ऐसा आपका कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो भी डिवाइड करने के बाद आपका जो भी वैल्यू आएगा वो वही चीज़ हो जाएगा। तो बताइए, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम कितना होता है, 23 होता है, आपको पता है। और Fe का इक्विवेलेंट मास कितना आपका होगा, यहाँ पे वैलेंसी 2 शो कर रहा था ना, तो कितना 28 हो जाएगा। वैसे यहाँ से भी आप काटते हैं तो कितना आपका होगा 28 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का आपका क्या होता है, रिलेशन निकल के आएगा। खैर यहाँ पे तो आपको सब कुछ मालूम था ना कि आपका इसका कितना ग्राम इन्वॉल्व हुआ है। मान लीजिए इन दोनों में से कोई भी एक नहीं रहेगा दिया हुआ, तो आप आराम से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। ठीक है ना, अरे कोई दिक्कत है, आप आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके कि कितना मास आपका क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, एकदम 100% क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक बस लास्ट बचा हुआ है, ठीक है, फिर आपका ये टॉपिक एंड हो जाएगा। उसके बाद आपका इससे जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। वैसे मैं PDF फाइल के रूप में आज मैं सेंड कर दूंगा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है 5th में इक्विवेलेंट मास ऑफ आयनिक कंपाउंड इक्वल टू। देख लीजिए, आपका आप आयनिक कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास निकालते हैं ना, तो क्या होगा आपका जी, इक्विवेलेंट मास ऑफ पॉजिटिव और केटायन और इक्विवेलेंट मास ऑफ एनायन। मतलब क्या होगा, जबका किसी भी आपका आयनिक कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास निकालना रहेगा तो केटायन का इक्विवेलेंट मास और एनायन का इक्विवेलेंट मास दोनों को ऐड कर देंगे तो वही आपका क्या होगा, आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका जी, इक्विवेलेंट मास ऑफ केटायन, और ये आपका है क्या जी, आपका इक्विवेलेंट मास ऑफ एनायन। कोई दिक्कत है, एक एग्जांपल से आप समझ लीजिए। आप मान लीजिए FeSO4 के एग्जांपल से समझ लीजिए, इसका आपको बोला जाएगा इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए। तो क्या होगा, सिंपल सा बात है भाई, ये आपका क्या होगा, इसको आराम से निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ SO4। तो यहाँ से देखिए इसका जो आपका इक्विवेलेंट मास होगा कितना 56/2, क्योंकि यहाँ पे इसका आपका क्या है, वैलेंसी कितना है, 2 है। FeSO4 में Fe जो होता है वो 2+ के रूप में होता है और SO4 जो होता है 2- के रूप में होता है। तो वैलेंसी कितना आपका हो गया, जब का 2+ हो गया, मतलब 2 ही हो गया, वैलेंसी कितना आपका 2 हो गया। तो वैसे वैलेंसी के पास प्लस माइनस साइन नहीं होता है। ठीक है, इसका जो होता है आपका SO4 का वो 96 होता है /2, ये कितना आपका हो गया 48 और ये कितना आपका हो गया 28। आप इस दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आपका निकल के आ जाएगा जी, 6 4 2 6 7 मतलब 76। ये 76 आपका जो हो गया वो इक्विवेलेंट मास ऑफ FeSO4 निकल करके आ गया। ठीक है, तो यही आपका छोटा सा एक लिटिल कॉन्सेप्ट था इक्विवेलेंट मास का। वैसे इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है आपको रेडॉक्स रिएक्शन में, तो मैं पढ़ाऊंगा, उसमें भी पढ़ाऊंगा, बहुत कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए क्या करते हैं, इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस होंगे आपको PDF फाइल के रूप में दिए जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।